the next video of economics, video number 27. वीडियो नंबर 26 में आपने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक, उसमें हमने आपको पढ़ाया गया कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है, और आपको बताया गया था कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं हम कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मेन चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में, यानी कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहें तो क्या है मेन चैलेंजेस। तो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की चैलेंजेस। तो पहला है चैलेंजेस राइजिंग पॉपुलेशन। सबसे सीरियस इशू, वन ऑफ द सीरियस इशू ऑफ द कंट्री दैट पॉपुलेशन इज राइजिंग कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज कर रही है। आने वाले दिनों में हम चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री होने वाले हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ने से दिक्कत क्या होती है? पॉपुलेशन बढ़ने से, राइजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से आपका पर कैपिटा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक फील्ड है जिसमें मान लीजिए 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस आप करते थे और 100 लोग थे, तो पर पर्सन हम 1 किलोग्राम दे देते थे। अब अगर पॉपुलेशन आपकी बढ़कर 500 की हो गई तो क्या आप अभी 1 किलो दे सकते हैं? नहीं। यानी कि पर कैपिटा आपका रिसोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाता है, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो या आपका फिजिकल रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, रिसोर्सेज में कमी आने लगती है पर कैपिटा। दूसरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब है? इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इंडिया में जो अच्छा पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, वो इंडिया छोड़ के चला जाता है, वो विदेशों में काम करने चला जाता है। तो उनके ऊपर जो देश की सरकार ने पैसा खर्च किया, जब उनका यूटिलाइजेशन करने का समय आया तो वो कंट्री छोड़कर चले गए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को सरकार प्राइमरी से पढ़ाना शुरू करती है, 12th तक उसको पढ़ाया, उसके बाद उसका IIT में एडमिशन कराया, फिर उसको मान लीजिए इसरो के कैंप में थोड़े दिन काम किया और जब उसे अच्छी एक्सपीरियंस हो गई तो वो नासा भाग गया। तो उसका जब एक्चुअल यूटिलाइजेशन इंडिया को करना था तो क्या हुआ, वो अपनी सर्विस विदेश को दे रहा है। तो ऐसे में ये हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में बड़ा चैलेंजेस है कि हम जिन लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिन पे हम पैसा खर्च करके तैयार कर रहे हैं कि हमारे आगे के डेवलपमेंट में ये काम आएंगे, वो इंडिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। तो माइग्रेशन इंडिया की एक बड़ी इशू है। और इसकी ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया के सर्विस सेक्टर या इंडिया के सेक्टर्स में कमाई उतनी नहीं हो रही, तो लोग इंडिया छोड़ जब उनके पास अच्छी एक्सपीरियंस होता है, जब अच्छा स्किल हो जाता है तो वो छोड़कर चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक क्वालिटी ब्रेन होती है वही जा रही है। मतलब जो अब विदेशों में किसको जॉब मिलेगी, अच्छी पोस्ट पर विदेशों में जॉब उसको मिलेगी जो बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो यानी कि जिसको हमने अच्छे से पढ़ाया है, जो हमारे लिए कंट्री के लिए अच्छा काम कर सकता था, वो चला जा रहा है, माइग्रेट कर जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम। नेक्स्ट समझते हैं डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इंडिया में देखो, जो मैन पावर प्लानिंग है, यानी कि जितना लेबर सप्लाई है, यानी कि हर साल जितने नए नए लेबर निकल रहे हैं, लेबर का मतलब यहाँ सिर्फ आप लेबर का मतलब मजदूर से ना समझिएगा, यहाँ लेबर का मतलब हम हर उस क्लास से कहते हैं, हर उस क्लास को लेबर कहते हैं जो काम करता है। ठीक, तो इंडिया में जितना लेबर सप्लाई हर साल निकल रहा है उससे कहीं कम इंडिया को हर साल जरूरत पड़ रही है। यानी कि जो हमारा लेबर सप्लाई है वो लेबर डिमांड से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर इज वेरी हाई देन डिमांड ऑफ लेबर। ठीक, अब देखो सप्लाई हम ज्यादा कर रहे हैं लेबर की और डिमांड कम है, तो अब ऐसे में हमारे पास काम अगर ज्यादा होता तो हमारी जो लेबर सप्लाई एक्सेस हो रही है वो एडजस्ट हो जाता। ठीक, तो अब दिक्कत ये है, तो जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिमांड से ज्यादा है। तो यानी कि हम इस तरीके से काम कर ही नहीं पा रहे हैं कि हमें लेबर की डिमांड ज्यादा हो जो सप्लाई के इक्विवेलेंट हो जाए। तो इसे हम कहते हैं मैन पावर प्लानिंग में हमारी डेफिशिएंसी है, यानी कि हम उतना उस लेबर पे काम ही नहीं कर पाए कि हमारे सारे लेबर ऑब्जर्व हो जाएं। ठीक है, सारे लेबर को काम मिल जाए। नेक्स्ट है आपका इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन
इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, चाहे आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी फिशिंग हो, ठीक है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, इन सब क्षेत्रों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। स्पेशली एग्रीकल्चर में आए लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में जानते नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब कि काम करते करते सीखना। जैसे मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल दिया था कि बैंक में लोगों को काम सिखाया जाता है रोज नया नया, और वो कभी वो कैश गिनने का काम करते हैं, कभी चेक बनाने का काम करते हैं, कभी ड्रॉप बनाने का काम करते हैं। धीरे धीरे उनको सारी काम आ जाता है। ठीक, तो उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऐसी किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था एग्रीकल्चर या फिर किसी भी प्राइमरी सेक्टर में नहीं है, जबकि ये होना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर में भी जो नए नए लोग आ रहे हैं उनको काम करते करते सिखाना चाहिए कि देखो ये ऐसे करोगे तो ये अच्छी अच्छी चीजें बनती जाएंगी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था प्राइमरी सेक्टर में भी देश को लाना होगा, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक प्राइमरी सेक्टर की हालत ऐसे ही खराब रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। देखो ध्यान से, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बट भारत की जो पढ़ाई व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत खराब है। मतलब बच्चा 12th पास कर जाता है, उसको आइडिया नहीं है कि उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक, सब आज के डेट में कंफ्यूज है। 12th के बाद ये करें वो करें, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज हाई नहीं है देशों में। सिर्फ सीबीएसई ने कुछ स्कूलों में शुरू किया भी एज क्या कहते हैं ट्रायल के तौर पर, बट आप देखिए आपके आसपास जो शिक्षा व्यवस्था है, आपके आसपास में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपको किसी भी तरह का जॉब दिलाने में हेल्प नहीं कर सकती है। यानी कि आप 12th पास करके निकल तो जा रहे हैं, लेकिन कंपनी के किसी काम के नहीं है। आप ग्रेजुएशन भी करके निकल जा रहे हैं तो कंपनी के किसी काम के नहीं है। तो जो हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, और हमारी मतलब मान के चलिए कंपनी को नीड है इसकी, ठीक, और हम एजुकेशन में दे रहे हैं सिर्फ इतना। यानी कि ये जो गैप हम दे रहे हैं एजुकेशन से और जॉब में, ये गैप कैसे फुलफिल हो। यानी कि हमारे जो पढ़ाई लिखे बंदे होते हैं वो कंपनी में काम करने लायक नहीं निकल रहे हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये 1835 के एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मेकाले के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था लाई गई है उसमें ये दिक्कत है। लास्ट 34 ईयर्स में कोई करेक्शन नहीं हुआ था। इस ईयर गवर्नमेंट ने थोड़ा करेक्शन किया है एजुकेशन पॉलिसी में। आई होप आने वाले 10-20 सालों में कुछ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से समझ सकते हैं कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये चैलेंजेस हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन हमें लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सारे फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक, तो सबसे एक आदमी को एक्सपर्टाइज करने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत है। लर्निंग भी होनी चाहिए, उसकी टीचिंग भी होनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन सबसे इसेंशियल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए, एजुकेशन सबसे इसेंशियल है। ठीक, लेकिन भारत में इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। पढ़े लिखे डेवलप्ड कंट्री की हम बात करें तो जहां पर 95% लोग लिटरेट हैं, इंडिया में आज के डेट में भी लिटरेसी सिर्फ 74.04% ही है। यानी कि हर 100% में सिर्फ 74 ही ऐसा है जो लिटरेट है। लिटरेट का मतलब यहाँ आप डिग्री होल्डर से नहीं, लिटरेट का मतलब ये होता है जो पढ़ लिख दोनों सके, उसे हम लिटरेट कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। ठीक, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो भैया आपसे 11th में हम अगर पूछें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है तो आप एक पूरा पेज भर सकते हैं। बट आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिस्ट किए हैं जो एजुकेशन के इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला है एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखो एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी, इन दोनों में आप देखोगे जो पढ़ा लिखा आदमी है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी शिक्षा में ये चीज उसको सिखाई जाती है कि आप कंट्री के लिए लायबल पर्सन बनिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी कंट्री के बेनिफिट्स के लिए है, कंट्री की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सेफ्टी के लिए है। ठीक है, तो कहीं न कहीं पढ़ा लिखा आदमी एक ज्यादा अकाउंटेबल हो जाता है, एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है इन कंपेरिजन टू दी इलिटरेट आदमी। ठीक है, नेक्स्ट है इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो किसी भी देश
की अगर तरक्की करानी है तो उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की करानी है, और साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर तरक्की करनी है तो एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके देश को साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छी करनी है तो एजुकेशन को अच्छा करना होगा। तो एक और इम्पोर्टेंस हो गया आपके एजुकेशन का। यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, देखो ध्यान से, एजुकेशन ही वो फील्ड है, ठीक है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स दोनों को यूटिलाइज करने लायक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके देश में लाख मेडिसिनल प्लांट हों, लेकिन जब तक एक साइंटिस्ट नहीं होगा उन मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन नहीं बना पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत है। बिना एजुकेशन के एक आदमी तो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन एजुकेशन ही उसको इंजीनियर बनाती है, एजुकेशन ही उसको डॉक्टर बनाती है, एजुकेशन ही उसको साइंटिस्ट बनाती है। तो ह्यूमन कैपिटल को या फिर फिजिकल कैपिटल को यूटिलाइज करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल। देखो, एजुकेशन के बाद लोगों का मेंटल हॉरिजन चेंज हो जाता है, यानी कि सोचने का, समझने का, किसी भी सिचुएशन से डील करने का जो उसका तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो एक इनमैच्योर आदमी की तुलना में एक मैच्योर आदमी की तरह बातें करना शुरू करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू हायर एंड सोशल रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा देखो, अगर एजुकेशन ज्यादा है तो हमारी डेवलपमेंट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एजुकेशन से पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो हमारी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। ये तो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो होगा, यानी कि अगर सब पढ़े हो तो हमारे जो डेवलपमेंट होगा उसमें सबसे ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। यानी कि एजुकेशन ही वो व्यवस्था है जिससे हम डेवलपमेंट के साथ सोशल ग्रोथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कल्चर होता है। ठीक है, तो इन कल्चर्स को सेव करने के लिए भी एजुकेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इंडिया तो आपको पता है इतना डाइवर्स है, हर रीजन में अलग अलग कल्चर है। तो इस कल्चर को अगर बचाए रखना है तो हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहना होगा। ठीक है, अब आते हैं इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है, एक अनपढ़ आदमी से एक पढ़ा लिखा आदमी बनाने तक का सफर ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर एक ह्यूमन को आप डेवलप करते हैं तो उसके साथ उसकी कई सारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो कि हम कह सकते हैं जैसे उसका रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक, उसका एक ऑनेस्ट होना, ये सारी जो चीजें हैं वो एजुकेशन का पार्ट है। यानी कि एक आदमी को पूरा सिर्फ एजुकेट नहीं करते हैं, हम उसको पूरा होल सोल डेवलप करते हैं एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है तो ये कुछ पॉइंट है जिसको हमने समझा। ठीक है, कि हमें एजुकेशन की जरूरत है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखो, ये ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशन और हेल्थ ये दो बेसिक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों सेक्टर में हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवीन करना क्यों जरूरी है। तो देखो, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ह्यूज कैपिटल चाहिए। ठीक, अब ह्यूज कैपिटल किसके पास है? ह्यूज कैपिटल या तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास है या गवर्नमेंट के पास है। अगर बिजनेसमैन इस सेक्टर में उतरेगा तो किस लिए उतरेगा? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए उतरेगा तो कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी? महंगी। कॉस्ट ऑफ सर्विस महंगी होगी तो कौन हॉस्पिटल जा पाएगा? सिर्फ अमीर आदमी। तो इस तरीके से गरीब आदमी क्या होगा? मारा जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवीन करना, गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है, तभी ये एक अफोर्डेबल रेट में एजुकेशन और हेल्थ कंट्री में मिल पाएगा। तो इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसमें लगभग 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में है। ठीक है, तो ऐसे देश में गवर्नमेंट का हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। अगर वो इंटरवीन नहीं करेगा तो आपका हेल्थ और एजुकेशन इतना महंगा हो जाएगा कि एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के कंटेंट। ठीक, अब अगले वीडियो में कोशिश ये है कि चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह आपकी फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनका नंबर अच्छा है। ये नहीं कि सिर्फ आप ही का नंबर अच्छा है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ।
मेरे साथ बोलिए जय हिंद।